साथियों नमस्कार। आज के 50 मिनट शो में मैथ्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में यकीन मानिए पूछे जा सकते हैं। इसके अधिकतर सवाल एग्जाम में पूछे जाने के आसार दिख रहे हैं। जी हां, आइए स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से कठिन स्तर के होने वाले हैं, बढ़िया प्रश्न होने वाले हैं, तो आज के प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। सवाल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस सवाल का आपको उत्तर देना है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे ही आपको सही मानना है। कह रहा प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। अगर मैं बात करूं समांतर चतुर्भुज के अंदर में, मैंने कई दफा आपको एक बात कह रखी है कि अगर मैं कहूं कि समांतर चतुर्भुज का अगर ये डाटा है तो इसी के अंदर में भाई आयत आता है और इसी के अंतर्गत समचतुर्भुज आता है और जो कॉमन होता है वह वर्ग होता है। यानी ये अगर सर्कल में आयत का कह दूं और ये सर्कल में समचतुर्भुज का कह दूं और पूरा का पूरा जो बड़ा वाला डाटा है इसको अगर मैं समांतर चतुर्भुज कह दूं, पैरेललोग्राम कह दूं, तो ये बेहतर होगा फिगर, जिससे हम समझ पाएं कि किनके बीच कैसा संबंध होता है। सवाल देखिए, कह रहा है आयत समांतर चतुर्भुज होता है, तो जितनी भी आयत है वो समांतर चतुर्भुज के ही अंतर्गत आ रहे हैं। यानी ये कथन मेरा सत्य कथन है। तो जो सत्य है उसे तो चुनना था नहीं। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। क्या ये जो समचतुर्भुज आपको दिख रहा है ये सारा का सारा वर्ग है? क्या नहीं, समचतुर्भुज का कुछ ही हिस्सा वर्ग है। यानी इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है। जो असत्य कथन है उसे ही तो चुनना था। तीसरा क्या है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ, बात ये सही है। वैसे ही किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यानी ये भी कथन, तीसरा भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। चूंकि जो सत्य नहीं था उससे चुनना था, तो हम देख पा रहे हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है वही हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है। अब आते हैं दूसरे सवाल के पास। दूसरा सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई कि ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इसे 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 2 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। ये सी की सहायता से कार्य कर लिए मतलब तीनों मिलकर कार्य किए हैं, और जब मिलकर काम करते हैं तो जो पैसे का बंटवारा होता है वो आप इफिशिएंसी पे भी बंटवारा कर सकते हैं। हालांकि पैसे का जो बंटवारा है वह वर्ग पे किया जाता है, लेकिन अगर सब कोई साथ में मिलकर कर रहा है तो आप इफिशिएंसी पे भी बांट सकते हैं। आइए इफिशिएंसी ढूंढते हैं। ए 4 दिन में कर सकता है, बी हमारा 6 दिन में कर सकता है, और ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 2 दिन लगता है। काम मान लेते हैं जिसके वजह से इफिशिएंसी निकल जाएगा। कटने वाला डाटा 12 ले लिया। ए की इफिशिएंसी 3 हुई, बी की इफिशिएंसी 2 हुई और तीनों की इफिशिएंसी 6 हुई। आपको समझ में आ रहा है कि ए की अगर इफिशिएंसी 3 है, बी की अगर 2 है और तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो सी की इफिशिएंसी 1 होगी। यानी इनके पैसे का जो बंटवारा होगा वो 3, 2, 1 पे ही होगा, और पैसे हैं कितने बांटने के लिए, 600 रुपए। सवाल कह रहा है सी का हिस्सा, यानी 1:100 का मान पूछ रहा है। 6:600 है तो 1:100 ही तो होगा। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1/2/5 गुना अंकित किया। 1/2/5 गुना अंकित करने का मतलब हो गया 7/5, 5 एकम 5, यही तो है 1/2/5। तो 5, 2, 7/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंकित मूल्य है वह 7 है और जो क्रय मूल्य है वो 5 है। यानी एमपी 7 है और क्रय मूल्य 5 है। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, उसने उस अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। अच्छा, अंकित मूल्य रखा था उसने 7 और इसका बेचा कितना में, 17/20 में बेचा। 17/20 में बेचा, इसका मतलब ये बेचा कितना में, तो 119 को 2 से भाग लगाएंगे, 59.5 होगा। यानी बेचा है ये 5.95 में। इतनी बातें समझ में आ रही है। कह रहा लाभ प्रतिशत कितना है, तो 5 में खरीदेंगे, 5.95 पे बेचेंगे तो लाभ 0.95 का होगा। किस पे, 5 पे गुणे 100।
आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो कट जाएगा। 95 को 5 से भाग लगाएंगे, 19% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 4th नंबर, जरा इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक मोटरसाइकिल 50 के स्पीड से चलती हुई अपनी निर्धारित समय पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उसी मार्ग से समय पर पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल को सामान्य गति से चलते हुए कितने मिनट लगने चाहिए। मतलब इसका पूछ रहा है कि वास्तविक समय बताइए, ऐसा समय जिस पे ना लेट पहुंचे ना ही पहले पहुंचे। अब एक बात जरा बताइए, हमने वास्तविक समय मान लिया सर t मिनट था, पहला बार 10 मिनट की देरी हुआ है, यानी ये पहुंचा होगा t+10 मिनट में। अगर t मिनट में पहुंचना है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, यानी आपको लगा होगा टाइम t+10, और इस टाइम से आप कितना स्पीड से चले थे, 50 के स्पीड से, तो भाई दूरी निकल गई। आप करना चाहते हैं तो 60 से भाग लगा दीजिए ताकि ये भी आवर में आ जाए। तो इतना समय लगा है, इस चाल से गुणा करने से आपने वह दूरी निकाल ली। एक बार और देखिए कि t मिनट अगर ओरिजिनल टाइम था और दोबारा 5 मिनट देरी लगा, यानी वह पहुंचा है t+5 मिनट में, और इस बार किस स्पीड से जा रहा था, 60 के स्पीड से। आप चाहे तो यहां भी इसको आवर बना लीजिए 60 से भाग लगाकर। देखिए ये भी दूरी निकला और ये भी दूरी निकला, क्यों ना हम दूरी को कर देते हैं बराबर, क्योंकि समान ही दूरी तो बार बार तय करने की बात हो रही है। आप देख रहे हैं 60 से 60 कटते हुए, 0 से 0 कटते हुए, 5t+50, और उधर हो रहा है 6t+30, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा t 20 मिनट आएगा, और t हमने वास्तविक समय ही तो माना था, इस सवाल का उत्तर b हो जाएगा। इसके लिए आप जो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं ना, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, वह दूरी के लिए होता है। ये वास्तविक समय के लिए एक बेसिक्स आप इक्वेशन बनाकर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात करूं 4थे नंबर सवाल के बाद, तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व मां की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी थी। अच्छा, 10 वर्ष पूर्व जो है मां की आयु यानी मदर की जो आयु है वह पुत्र की 3 गुनी थी, यानी रेशियो कैसा था, 3:1 था। कह रहा 5 वर्ष पहले, यानी फिर से पूर्व की बात कर रहा है, और 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी थी, मदर पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। मतलब अनुपात कैसा था, 5:2 था। आपको पता है मेरे दोस्त कि उम्रों का अंतर नहीं बदलना चाहिए। यहां पे अंतर 2 है, यहां पे अंतर 3 है। ये सेम होने के लिए 3 हम ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 यहां पे गुणा कर देते हैं, एक दूसरे से बस गुणा हमने कर दिया, तो ऊपर भी अंतर 6 का और नीचे भी अंतर 6 का। भाई रेशियो में अंतर कितने का आया है, 1 का, और समय में अंतर कितने का है, 5 साल का ही है, क्योंकि दोनों पूर्व है, दोनों सेम है। यानी एक रेशियो बराबर हम कह सकते हैं 5 वर्ष। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है उसकी वर्तमान आयु, यानी किसकी वर्तमान आयु, मां की आयु, यानी पहले मां के बारे में बात हुई थी। मां की आयु की वर्तमान तो रेशियो है नहीं, तो किसी एक रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे 10 वर्ष पूर्व ये 9 रेशियो था, 9 रेशियो निकाल लेते हैं। 9 रेशियो आ गया 45, लेकिन ये जो 45 आया वह 10 वर्ष पूर्व आया, तो वर्तमान के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले अगर कोई 45 का था तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु 55 वर्ष होगी। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। और आज का सवाल मैं पुनः कह रहा हूं कि अच्छे सवाल है, तो आज के सवाल को तो हर हाल में आपको कर लेना है। और हाँ, आप सभी से अनुरोध इस बात का हमेशा मुझे रहता है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है 15 मिनट शो, तो आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल पे कि सरल करे। एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला हमारा a² है और ये हमारा b² है। तो a² और -b² क्या होता है, अगर इसको मैं a मानूं तो अच्छा यहां पे प्लस और माइनस का भी चक्कर है, कुछ प्लस और माइनस का भी चक्कर है, क्योंकि ये a है, ठीक है, और ये b है, मान लेते हैं। चलिए, तो a² - b² आप क्या जानते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ना होगा और एक बार हमें घटाना होगा। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार आपको घटाना था तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे कैंसिल आउट, एम स्क्वायर में जब माइनस एम स्क्वायर घटाएंगे तो ये प्लस एम स्क्वायर होकर 2m स्क्वायर बन जाएगा। माइनस जेड स्क्वायर में अगर आप जेड स्क्वायर घटाते हैं तो ये माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली हमने a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दिया। अब मैं अगर बात करूं कि ऑप्शन से कुछ मुझे दिख रहा है क्या, अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे मुझे बच जाएगा m स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसका ऑप्शन मुझे कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन भाई साहब ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हम बना सकते थे इस सवाल को भी। छठे सवाल के बाद सातवें में क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, यानी पहला साल भी 500 बना होगा और दूसरे साल भी 500 बना होगा। ये बात तो समझ रहे हैं कि साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है। तो वार्षिक संयोजन की स्थिति में समान अवधि के लिए समान दर से समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनता है, तो भाई साधारण ब्याज जितना ब्याज तो बनता ही है चक्रवृद्धि में जो ब्याज बना होता है उस पे भी एक्स्ट्रा ब्याज बनता है। तो इसके पहले कोई ब्याज नहीं है, यानी पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, लेकिन इसके पहले ये 500 है तो इसका 8% चक्रवृद्धि ब्याज और बनेगा। 500 का 8% 40 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज और बनेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 1000 अब प्लस 40 यानी 1040 रुपया बनेगा। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और इस टेक्निक से साधारण ब्याज दिया हो तो सीआई निकालने के लिए सबसे उपयुक्त इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल के बाद कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। या तो आप ऑप्शन से भाई ऑप्शन को 8, 10, 12, 16 से भाग लगाकर देख लीजिए, या 8, 10, 12 और 16 का आप ले लीजिए एलसीएम। 8, 10, 12, 16 का जब आप एलसीएम लेंगे दोस्त, ये एलसीएम आएगा कितना, तो ये एलसीएम आएगा आपका 240। मैं जहां पे करेक्ट हो रहा हूं 240 ही होगा। ये 2 के पावर 3 है, ये 2 गुणे 5 है, ये 2 के पावर 2 गुणे 3 है, ये 2 के पावर 4 है। एलसीएम 2 के पावर 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी 16 3 48 बचे 240 होगा। कैसी संख्या मुझे चाहिए थी, तो संख्या चाहिए थी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1 पे 5 जीरो बैठाना पड़ेगा। अच्छा 240 से अगर कट जाएगा तो यही संख्या हो जाएगा 240 चौके 960, 40 जीरो, 240 में घटाएंगे 160 और जीरो, 240 को 6 से भाग लगाएंगे 1440, बचा हमारे पास 160। या तो 160 घटा दीजिए तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 160 हम घटाएंगे तो फिर ये 6 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, 5 अंकों की रह जाएगी। इसलिए इस 240 के बराबर बनाने के लिए इसमें जोड़ दीजिए, 80 जोड़ देंगे 240 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी इस संख्या में मुझे 80 जोड़ना होगा तब पूरा पूरा कटेगा। यानी इस सवाल का जो सही आंसर होगा वह 1 लाख क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये भी बात हम बाखूबी समझ चुके हैं। 9वें में क्या कहता है कि कोई समीकरण दिया गया है। समीकरण में अगर आप जानते हैं ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का काम करता है, ये जो x का गुणांक होता है ये b का काम करता है, और जिसमें x नहीं होता है उसमें c का काम होता है। ये बात आप जानते हैं। का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, जब मूल एक दूसरे के इनवर्स हो या बहुपद के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो वैसे स्थिति में आपको याद रखना है कि a बराबर c होता है। a का मान कितना है भाई, a प्लस 3 है, और c का मान कितना है 7 माइनस a है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर हम एक तरफ लाए तो 2a होगा और एक तरफ नंबर्स को ले जाएं 4 होगा, a का मान 2 होगा, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वह 2 करेक्ट हो जाएगा। ये भी बात हमें समझ में आ चुकी है। 10वें नंबर सवाल देखिए, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। आज मैंने कहा ना कि आज के सेशन में बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत सवाल आपको मैं परोस रहा हूं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में भाई 37 व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं और 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। भाई एक हमारे पास कॉफी का डाटा है, कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, 37 हैं, और चाय पसंद करने वाले कितने हैं, 52 हैं। ठीक है,
प्रत्येक व्यक्ति दो पदार्थों में से कम एक पेय पदार्थ, एक मतलब ये इसमें कम से कम एक मतलब ये फिगर इसलिए बनता है क्योंकि एक से ज्यादा भी है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो एक से ज्यादा ही है क्योंकि इसमें कॉफी भी है और इसमें चाय भी है। अच्छा, एक बात आपको पता है कि टोटल कितने हैं? 70 हैं। अगर आप देखेंगे 37 और ये 52, इनको अगर आप जोड़ रहे हैं तो टोटल कितने लोग हो रहे हैं भाई साहब? टोटल लोग हो रहे हैं 89, लेकिन 70 ही व्यक्ति थे, ये टोटल 89 क्यों हो गए? तो जो कॉमन थे ना वही एक्स्ट्रा यहां पे दिख रहे हैं क्योंकि वह यहां भी थे और वहां भी थे। यानी आप इन दोनों को जोड़कर अगर टोटल से घटा लेते हैं तो कॉमन आ जाएगा, और 89 में 70 घटाएंगे तो यहां पे 19 हो जाएगा। यानी मैं कहूं केवल कॉफी कितने पसंद करते हैं, तो ये टोटल हमारा 37 था तो ये 18 हो जाएगा, और ये टोटल चाय पसंद करने वाले 52 थे जिसमें ये वाला डाटा 19 है, तो केवल चाय वाले क्या होगा? तो आप केवल चाय वाला कह सकते हैं सर 33 होगा। आपको पूछा क्या गया है? कितने व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं लेकिन चाय पसंद नहीं करते हैं? कॉफी होना चाहिए लेकिन उसमें चाय नहीं होना चाहिए, इसमें तो चाय भी है। तो यही डाटा जो है केवल कॉफी का है, और केवल कॉफी पसंद करने वाले हमारे आंसर में आ चुके हैं कितने? 18। अब यहां से मैं आपको सवाल देने वाला हूं कम से कम 5। अब मुझे एक बात और, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा कमेंट करके कि आपको मैं प्रतिदिन कितना होमवर्क के रूप में दूं। 5 क्या सफिशिएंट है? अगर मैं 5 आज देने जा रहा हूं, इसका अगर पांचों का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया तो हर भाई 50 मिनट शो में मैं आपको 5 सवाल दूंगा बनाने के लिए। एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि खेल में 12 टीम भाग लेती है, इस पर मैंने कई बार करा रखा है, इसका उत्तर बताना है 11 नंबर सवाल का। फिर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, ये रहेगा आपके लिए चैलेंजिंग सवाल। मैं कह रहा हूं ये रहेगा चैलेंजिंग सवाल कि देखते हैं कितने छात्र इस सवाल का उत्तर बता पाते हैं 12 नंबर का। तो ये पक्का आपके लिए चैलेंजिंग सवाल है। अगर ये सवाल का उत्तर आप नहीं बता सके ना तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि सर मुझे अगले सेशन में ये करा दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आया या मुझसे नहीं बन रहा है। 12 नंबर रहेगा चैलेंजिंग सवाल। 13 नंबर सवाल आप बना सकते हैं, बेसिक सा एक शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल की बात कर रहा है जो पाई आर एल होता है, जहां पे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। ये 14 नंबर एक छोटा सा रेशियो और टेक्निक ट्रिक से संबंधित सवाल है, तो इसको कोशिश करिएगा जितना जल्दी बना सके। पी क्यू, क्यू आर और आर एस का मान दिया गया है, पी एस का मान आपसे पूछा गया है। और एक सवाल और कि 2 या 5 से विभाजित 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? या तो आप बेसिक से बना लीजिए या आप पे समांतर श्रेणी चला लीजिए। बाकी हम आपके साथ 50 मिनट शो में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए मानिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस सेशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, सेशन करते रहना है। बाकी आपको मेरे साथ शाम 4 बजे यूट्यूब पे जुड़ना है, जहां पे मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन के लिए जुड़ता हूं। और हाँ, सेशन अगर अच्छा लगता है तो फिर से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि सेशन को लाइक कर देना है। मिलेंगे अगले सेशन में, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद।